संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर कसा तंज, बोले हिंदू करते हैं हिंसा। राहुल के बयान पर सदन पर जमकर हंगामा, पीएम ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी के बयान से सीएम योगी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगे राहुल गांधी। विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर आरएसएस प्रमुख शाखा के बाद गाजीपुर पहुंचे मोहन भागवत। आज से यूपी में लागू नए आपराधिक कानून, 3 नए आपराधिक कानून, अमरोहा, बरेली और उन्नाव में नए कानून के तहत दर्ज हुई एफआईआर। राजधानी लखनऊ में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, होटल के कमरे से मिले दोनों की लाश। बहराइच के मुन्ना और जौनपुर की निकिता ने सुसाइड किया। समूचे उत्तर प्रदेश में छाया घना मानसून, अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। 36 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लोकसभा में सोमवार का सत्र बेहद हंगामेदार रहा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि ये 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राहुल गांधी के बयान पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी अभी भी अपरिपक्व हैं और हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। बढ़ते आगे, संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करने के साथ ही अयोध्या के विकास को भी सवालों के घेरे में लिया। तो संसद के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के हर आरोपों को खारिज करते हुए, हर सवाल का जवाब देते हुए करारा जवाब दिया। और राहुल गांधी पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे तीखी टिप्पणी की है वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी के दोनों बयान
इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनलगल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या ससने की इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। और इसी बीच अहम खबर एटा से आपको बता दें, मलबे में दबकर मासूम की मौत हुई है। बारिश के कारण दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। मृतक का राघव बच्चों के साथ जामुन खाने के लिए गया हुआ था और परिजन ढूंढ रहे थे। इस मासूम को बारिश की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। दीवार गिरने से यह हादसा और दीवार की जद में आने से मौत। तो परिजन लगातार मासूम राघव को ढूंढते हुए नजर आए। परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो दीवार गिरने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है और इस दीवार की जद में आने की वजह से इस मासूम की मौत हो गई, जिसे परिजन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। हालांकि रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ज्ञानेश इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। ज्ञानेश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल बता दें, ये कोतवाली देहात की कासगंज रोड स्थित दुर्पन के पास की घटना है, जहां पर कल शाम को मृतक राघव बच्चों के साथ गया था जामुन खाने के लिए। परिजन लगातार ढूंढ रहे थे। वहीं परिजनों ने कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं आज एटा में बारिश के कारण दीवार गिरने से मलबे में दबकर मासूम की मौत हुई है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल मलबे में दबकर इस मासूम की मौत हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा
दर्ज कराई गई थी। इटावा का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला कार्यालय पर केक काटने से पहले जिला अस्पताल में गरीबों और मरीजों को फल वितरित किए गए, साथ ही रक्तदान किया गया और केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। पूर्व मंत्री और कवि अशोक यादव अखिलेश यादव की जन्मदिन के मौके पर कविता के माध्यम से बधाई दी और कहा कि तस्वीर बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, हम देखेंगे, लहू अपना अखिलेश को लाएंगे। तो इस तरीके की नारेबाजी करते हुए इस जन्मदिन को मनाया गया। इटावा समाजवादी पार्टी और सारे फ्रंटल संगठन और यहाँ की जनता की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी को 51 जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। क्या प्रोग्राम रखे गए, क्या क्या दिन भर के आप लोगों का आयोजन है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि वृक्ष लगाए जाएंगे, पीपल का, बरगद का, वो उसके साथ साथ और क्या कार्यक्रम किए? देखिए, आज हम लोगों ने तय किया, सबसे पहले हम लोगों ने जिला अस्पताल में जाके पहले तो ब्लड डोनेट किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया है और मरीजों को हमने फल वितरण किए हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर केक काटने का काम किया है। और मैं इसके बाद अभी 2 पौधे यहाँ कार्यालय पे लगाए और इसके बाद आज के दिन 51 पौधे आदरणीय नेताजी की जो 51वां बर्थडे है। ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज जन्मदिन मना रहे हैं। कितनी गर्मी होगी, कितना पसीना निकलता होगा, और ये जो पसीना होता ना, ये आपको मालूम है खून से बनता है। बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि ये पसीना खून से बनता है, इसीलिए कहते हैं खून पसीना बहाने की बात करते हैं। आपने कविता की बात करी, तमाम गीत लिखे, एक मुझे याद आता है कि इस बार जो पसीना बह रहा ना, इसको देख के मैं कहना चाहता हूँ कि तस्वीर बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे। तस्वीर बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, हम दे के लहू अपना अखिलेश को लाएंगे। जिसने हमें जीने का, कि तस्वीर बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, हम दे के लहू अपना अखिलेश को लाएंगे, और जिसने हमें जीने का अंदाज सिखाया है। खबर गाजीपुर से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के धामोपुर गांव पहुंचे और एक कार्यक्रम में शिरकत की। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी पुस्तक का विमोचन करने के लिए पहुंचे हुए थे। मोहन भागवत ने वीर अब्दुल हमीद की जयंती के अवसर पर डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवास द्वारा लिखी गई किताब मेरे पापा परमवीर का लोकार्पण किया और धामोपुर गाँव में वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर शहीद अब्दुल हमीद पार्क में पुस्तक के लोकार्पण समारोह के आयोजन में शिरकत की। पुस्तक के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि शहीद वास्तव में अमर हो जाते हैं, उनका परिवार अपने आप में एक महान कृति है। संघ प्रमुख ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारे देश की परंपरा है कि जीवन जीना उपभोग के लिए नहीं है, जीवन जीकर उसके अनुभव को प्राप्त कर इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान से मिलना है। मोहन भागवत ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने कच्छ के रण में जो पराक्रम किया, उसके कारण वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए और साथ ही ये भी कहा कि शहीदों की स्मृति को सतत जागृत रखते हुए हमें स्वार्थ छोड़कर अपनी जागरूकता को राष्ट्र के निर्माण में लगाना होगा। रिटायर हूँ और जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पापा के ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उस ख्याल से मैं बॉम्बे गया और अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तलाश में मैं रहा और मुझे विक्रम जी मिले और इनके थ्रू ये फिल्म बनाने का मैंने काम शुरू किया। दिमाग में आया कि पहले एक पुस्तक लिखी जाए मेरे पापा परमवीर, उस पर यह आधारित फिल्म हो ताकि कहीं से कोई ऐसी गलती न हो जिसकी वजह से दिक्कत है। पुस्तक लिखने के लिए श्रीनिवासन जी ने आपसे अप्रोच किया था कि आप स्वयं गए थे क्या? कैसे? नहीं, विक्रम जी से हमने कहा, विक्रम जी और श्रीनिवासन जी से संपर्क करके और आग्रह किया कि पुस्तक को अपने इस पवित्र मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद के स्मृति के लिए
यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके अध्यक्ष कैप्टन मकसूद गाजीपुरी जी, उनके सुपुत्र जैनुल जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के गजरौला में सपा नेता राहुल कौशिक के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अखिलेश यादव का 91वें जन्मदिन केक काट कर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और दीर्घ और स्वस्थ रहने की कामना की गई। गजरौला में सपा नेता राहुल कौशिक ने कहा कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति के पिछड़ा, दलित, मुस्लिम महिलाओं और अगड़ों में पिछड़ों के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। हम सभी ईश्वर से उनके सुखी और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद माननीय अखिलेश जी को हम सभी अपने यहाँ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारी शुभेच्छाएं हैं कि उनके राजनीतिक भविष्य, पारिवारिक भविष्य उज्जवल रहे हमेशा और हम लोगों का इसी तरह नेतृत्व आगे करते रहें। अभी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इतनी बहुमत से वो आई है। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुख्य तौर पे मैं इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। उन्होंने जो पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों का एक समूह अपनी पार्टी की ओर, हमारी पार्टी की ओर खींचा है अपनी नीतियों से और उन्हें अपने साथ जोड़ा है, उसने हमें इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता दी है और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह के गठबंधन और इसी तरह के जनाधार से हम लोग आगे की विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बाराबंकी के जेआईसी ऑडिटोरियम से संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जनपद और वेक्टर जनित रोगों, संचारी रोगों, दिमागी बुखार पर नियंत्रण को लेकर संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर रैली को हरी झंडी दिखाकर राज्य मंत्री द्वारा रवाना किया गया। प्रदेश सरकार हमेशा संचारी रोगों से बचाव के लिए अभियान चलाती है, जिससे कि शहर हो या गांव, वहां के लोग स्वस्थ रह सके और संचारी रोग से बचाव हो सके। इसको लेकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है और इसी कड़ी में राज्य मंत्री में मयंकेश्वर सिंह बाराबंकी पहुंचे और अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीम की रैली को राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, सीडीओ, सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उसी की तैयारी है। देखिए, इस साल में ये 3 बार चलता है। संचारी रोग अभियान साल में 3 बार चलाया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसीलिए अगर हम लोग ये स्वच्छता अगर हम लोग अपना लें तो सबसे ये देखा कि अपने आप ये संचारी रोग जो है, जो मच्छरों से काटने से जनित होता है, ये अपने आप
ठीक हो जाएगा। घर की सफाई रखें, आस पड़ोस गंदगी ना रहे, पानी का जल भराव का ज़्यादा दिन ना रहे, तो इन सब चीज़ों से अपने आप संचारी रोग पर नियंत्रण हो जाता है। मंत्री जी, ये देख रहे हैं कि ग्राम क्षेत्रों में कहीं कहीं मैंने देखा है कि सफाई अभियान फेल है, और ऐसे में जो है नहीं, इसको तो देखिए, ये एक बिना जन सहभागिता के नहीं हो सकता है। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, इसमें जन सहयोग भी आवश्यक। यूपी के अमरोहा में 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर में खेत के चारों ओर लगाई गई तारों की बाड़ ने दौड़ रहे विद्युत करंट की चपेट में आकर पड़ोसी खेत स्वामी की मौत हो जाती है और हादसा सोमवार यानी कि आज करीब 5 बजे हुआ। सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। तारों में करंट छोड़ने से खेत स्वामी के खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां भारतीय न्याय संहिता के तहत अमरोहा में प्रदेश की पहली एफआईआर दर्ज लापरवाही से मौत मामले में की गई और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सोमवार को यानी कि आज प्रदेश का पहला मुकदमा अमरोहा के रहरा थाने में दर्ज किया गया। माता पिता पुत्र की लापरवाही के कारण खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जो है मुकदमा दर्ज हुआ, किस तरह की कार्रवाई लाई जाएगी? जनपद अमरोहा में थाना रहरा पर भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के अंतर्गत ये जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज 1 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। इनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी विवेचकों, थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ साथ आम जन को भी जागरूक करने के लिए विभिन्न थानों और चौकियों पर गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं आम जनता के साथ में, ताकि वे भी इसको लेके जागरूक हो सकें। खबर पीलीभीत से है, जहां नए कानून को लेकर पुलिस कप्तान ने वर्कशॉप का आयोजन किया। गंगाजल फिल्म दिखाकर नए कानून को समझाने की कोशिश की। वर्कशॉप में अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी, पत्रकार मौजूद रहे और कप्तान अविनाश पांडे द्वारा फिल्म दिखाकर नए कानून को समझाने की चारों तरफ चर्चाएं तेज। देखिए, नए कानून जो है ये 1860 में बने कानून को रिपील करके नया कानून लाया गया है। लॉर्ड मैकॉले वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन 1860। ब्रिटिश हुकूमत में बनाए गए कानून को समाप्त कर भारत में नया कानून लागू हो रहा है। ये बड़ा हर्ष की बात है। और नया कानून लागू इतने समय बाद भारत सरकार ने सोच के कानून लागू किया है और हर देशवासी के हित को दृष्टिगत रखते हुए, उसको सुरक्षित रखने के दृष्टिगत रखते हुए इन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया है। हम सभी लोगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अगर हम लोगों को लगेगा कि इस कानून में यहाँ पे कोई लैशेज हैं, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो उस उतने पॉइंट में अमेंडमेंट करेगा या उतने पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। फिल्म का प्रदर्शन जो सम्मानित बार के मेंबर्स थे या अन्य सभी मेंबर्स थे या हम लोगों का भी जो बात है वो सिर्फ इसलिए किया गया कि कानून और समाज दोनों एक साथ चलते हैं। जब समाज कानून की ग्राह्यता करेगा तभी कानून सक्सेसफुल होंगे, तभी ये परिवर्तन सक्सेसफुल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिए। झांसी में देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है, जिसमें डिजिटल तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने में परेशानी नहीं होगी और इन सारी बातों को लेकर झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी राजेश एस और एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार की तरफ से आम जनता को कई जानकारियां भी दी गई। क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते पर कराई गई एसपीओ भी मौजूद थे। हालांकि जो नहीं आए हैं उनको कुछ इसमें कमी तो रह जाएगी समझने में, लेकिन अपना इंटरनेट पर भी बहुत सारा इसमें मटेरियल है, कई यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको देखते रहें। अधिनियम जिनको खरीदना है, जो अच्छे से पढ़ सकते हैं वो खरीद लें और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये बधाई का दिन है, एक अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आज से ये 3 नए अधिनियम शुरू हो रहे हैं और समाज में एक बदलाव, जैसे कानून से जब बदलाव आता है तो समाज में भी एक बदलाव की क्रांति आती है। तो देश की प्रगति की ओर
उन्मुख ये तीनों अधिनियम हमारे हैं। ये पीड़ित केंद्रित हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत की सोच पर नहीं भारतीय सोच पर आधारित हैं। इसमें पारदर्शिता है, पुलिस के लिए पारदर्शिता से काम करने के लिए इसमें आदेशित किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।